नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। दो महत्वपूर्ण वीडियो अपन देख चुके हैं। एक तो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और एक में था संयोजन। कौन सी? संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं। तो ये दो महत्वपूर्ण वीडियो अपन देख चुके हैं। आज तीसरी वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब तीसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन कर देना, विस्थापित कर देना। जैसे ए है और बी है, दो जने बैठे हैं, इसमें ज्यादा ताकत है, ज्यादा ताकत वाला कम ताकत वाले को यहाँ से दूसरी जगह भेज देगा, या तो मैं रहूंगा। आ रही बात समझे? तो अधिक ताकत वाला कम ताकत वाले को दूसरी जगह भेज देता है, तो वो कहलाती है विस्थापित अभिक्रिया। अगर दोनों में ताकत बराबर है, दोनों में ताकत बराबर है, तो कुछ जगह पे ये राज करेगा इसकी पे, तो कुछ इसकी जगह पे ये राज करेगा, मतलब आपस में इंटरचेंज कर लेना, वो कहलाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो करते हैं इस अभिक्रिया की चर्चा कि विस्थापन अभिक्रिया, जब अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील पदार्थ ज्यादा क्रिया करता है ना, वो पदार्थ द्वारा कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर दिया जाए, तो यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है ना। तो इस अभिक्रिया को पढ़ने से पहले अपन ये भी तो देखेंगे ना कि ज्यादा क्रियाशील कौन है और उसकी तुलना में कम क्रियाशील कौन है। तो उसके लिए एक सक्रियता श्रेणी है। सक्रियता श्रेणी बोल दो, चाहे इसको क्रियाशीलता की श्रेणी बोल दो, है ना। सक्रियता या क्रियाशीलता की श्रेणी बोलते हैं इसको, है ना। सक्रियता श्रेणी या क्रियाशीलता की श्रेणी। तो ऊपर से नीचे जाने पे देखो, ऊपर से नीचे आ रही है ना, ऊपर से नीचे इसकी बात कर रहा हूँ। इस श्रेणी में ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो क्रियाशीलता कम होगी। क्या होगी? कमेगी। मतलब ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला उससे कम है, नीचे वाला उससे भी कम है, उससे नीचे वाला उससे भी कम है, उससे नीचे वाला उससे भी कम है, उससे नीचे वाला भी। जबकि नीचे से ऊपर बढ़ देंगे ना, तो ज्यादा क्रियाशील होंगे। मतलब कम, नीचे वाला तो कम वाला तो कम क्रियाशील है और ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील की इस टेबल की चर्चा करते हैं पर इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम। क्यों है? क्योंकि सबसे ऊपर है, जबकि सबसे नीचे, है ना। यहाँ पे स्केन में प्रॉब्लम हो गई। एयू के एजी के बाद में एयू है लास्ट में। एयू मतलब होता है गोल्ड, सबसे नीचे आता है गोल्ड, एयू, है ना, और उसके ऊपर है एजी, है ना। तो ये कटिंग हो गई, यहाँ पे ध्यान रखना। तो सबसे कम क्रियाशील कौन है? एयू या गोल्ड। इसलिए तो गोल्ड इतना महंगा होता है। गोल्ड इतना महंगा होता है क्योंकि किसी से भी क्रिया नहीं करता, किसी से भी रिएक्शन नहीं करता, तो इसका कोई नुकसान नहीं होता, है ना। इसलिए सबसे कम क्रियाशील गोल्ड होता है ना। इससे थोड़ा सा क्रियाशील होता है प्लेटिनम। कौन होता है? प्लेटिनम। तो सबसे महंगा गोल्ड होगा और उससे कम कौन रहेगा? प्लेटिनम रहेगा। तो नीचे जाने पे तो क्रियाशीलता कम होती है, ऊपर जाने पर ज्यादा होती है। तो ज्यादा क्रियाशील वाला कम वाले को दूसरी जगह भेज दे देता है। हरी बात समझे? अब देखते हैं अपन क्या होता है। देखो, इस टेबल को याद करेंगे अपन। वैसे तो मैं यहाँ पे यहाँ दूंगा, साइड में इसकी टेबल दे दूंगा, आप यहाँ से देख लेना इसकी ट्रिक, है ना। वैसे सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा पोटेशियम, उससे कम होगा सोडियम, फिर होगा कैल्शियम, उससे कम क्रियाशील होगा मैग्नीशियम, उससे कम ताकत होगी एल्यूमिनियम की, है ना। यहाँ पे लिखना भूल गया था मैं, एल्यूमिनियम, फिर होगा जिंक, फिर होगा आयरन, फिर होगा लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, उससे कम सिल्वर, और सबसे कम, है ना, सबसे कम कौन रहेगा? मरकरी, एयू। सबसे कम कौन रहेगा? एयू रहेगा, जो सबसे नीचे आएगा, है ना। तो इसकी ट्रिक दे दूंगा मैं। वैसे नाम है उसका केदारनाथ। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ऐसा कौन है? कौन कह रहा है कि कौन है? आगे आओ। तो केदारनाथ की बुराई कौन कर रहा है? आगे आओ। तो इस ट्रिक से अपन इसको याद करते हैं कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। फिर वो बोलता है कि कौन बोल रहा है, कौन बुराई कर रहा है? तू आगे आ। कौन है? आगे आ। तो को से कॉपर, है से मरकरी, एयू से सिल्वर। इस टाइप से अपन इसको याद करते हैं। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी है? सबसे अधिक क्रियाशीलता है पोटेशियम की। किसकी है? पोटेशियम की। जबकि सबसे कम किसकी है? सबसे कम है गोल्ड की, जो सबसे नीचे आएगा। सबसे नीचे आएगा वो होता है गोल्ड होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता इसकी होगी, सबसे कम नीचे की होगी। तो ऊपर वाला नीचे वाले को ट्रांसफर कर सकता है, जबकि नीचे वाले में इतनी ताकत नहीं कि ऊपर वाले को ट्रांसफर कर दे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो एजुकेशन फायर 550 पे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी तो आपको क्लासें मिलती रहेगी, है ना। तो देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे अपन देखते हैं उदाहरणों में, पहला उदाहरण देखो, आयरन। आयरन, है ना, आयरन किससे रिएक्शन करेगा? कॉपर सल्फेट। तो इसमें ताकत ज्यादा है, टेबल में देखना, आयरन की तो ज्यादा है और कॉपर उससे नीचे। तो ज्यादा क्रियाशीलता वाला कम क्रियाशील वाले को यहाँ पे निकाल देगा और इसकी जगह आके खुद बैठ जाएगा।
जाएगा, है ना। तो ये कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, जबकि यहाँ से कॉपर साइड में विस्थापित हो जाएगा। अर्थात Fe की क्रियाशीलता Cu से ज़्यादा है। Fe की क्रियाशीलता Cu से अधिक होने के कारण यह विलयन में से, सॉल्यूशन में से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है। और उदाहरण देखते हैं, जिंक की क्रियाशीलता भी कॉपर से ज़्यादा होती है तो जिंक भी इसको बाहर भेज देगा। लेड की भी ज़्यादा होती है तो लेड भी इसको बाहर भेज देगा। और उदाहरण देखते हैं Au की, देखो इसी सॉल्यूशन में अगर अपन डाल रहे Au, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से इसको रिएक्शन करवाते हैं Au की, है ना, Au में ताकत कम होती है। Au मतलब गोल्ड, गोल्ड सबसे नीचे आ रहा था ना, तो सबसे कम क्रियाशीलता इसकी थी, तो ये इसको कैसे ट्रांसफर करेगा, प्रतिस्थापित करेगा, मतलब इसमें इतनी ताकत नहीं है, मतलब है नो रिएक्शन, ये कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता Au से, अर्थात Au गोल्ड की क्रियाशीलता कॉपर से कम होने के कारण Cu को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कम क्रियाशीलता वाला अधिक क्रियाशीलता वाले को विस्थापित नहीं करेगा। ये कौन सी अभिक्रिया पढ़ ली अपन, विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन मतलब दोनों आपस में विस्थापित कर लेते हैं ना, दोस्ती कर लेते हैं, मैं भी तेरे को दे दूं तू भी मेरे को दे दे। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन ले लेते हैं और दे देते हैं, तो द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे एक अभिकारक का नाम है पूरे का AB और एक का नाम है CD, तो इसका A तो D के पास चला गया और इसका C B के पास आ गया, तो इसका इसके पास चला गया, दे दिया, इससे ये C को ले लिया, तो A D के पास गया तो AD बन गया और C B के पास गया तो क्या बन गया, BC, मतलब आपस में इंटरचेंज कर रहे ना, इसी अभिक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसके उदाहरण की चर्चा करते हैं, तो इसका उदाहरण देखेंगे, सोडियम क्लोराइड, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड से, सोडियम क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड से रिएक्शन करेगा, तो ये सोडियम तो Br के पास चला जाएगा, प्लस वाला आयन तो माइनस वाले के पास चला जाएगा, प्लस वाला माइनस के पास चला जाएगा, तो सोडियम ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, है ना, ये तो है सोडियम क्लोराइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये सोडियम ब्रोमाइड और ये सिल्वर क्लोराइड, इस प्रकार बन जाएगा। KNO3, के मतलब पोटेशियम, NO3 मतलब नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट सिल्वर ब्रोमाइड से रिएक्शन करेगा, तो इसका प्लस इसके पास आ जाएगा, इसका प्लस इसके पास चला जाएगा, तो KBr, है ना, पोटेशियम, क्या बोलेंगे इसको, पोटेशियम ब्रोमाइड, और ये क्या बन जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। इसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट को KCl पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे, तो इसका K इधर आ जाएगा और इसका Ag इधर आ जाएगा ना, तो ये बन गया पोटेशियम नाइट्रेट और ये सिल्वर क्लोराइड। इस प्रकार बेरियम क्लोराइड, Ba को बोलते हैं बेरियम, Cl को क्लोरीन, है ना, तो बेरियम क्लोराइड H2SO4 से रिएक्शन करेगा, तो इसके दोनों H इधर आ जाएंगे और इसका Ba इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट। आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं ना इनों को, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दो अभिक्रिया पढ़ ली है अपन, विस्थापन और द्विविस्थापन, आसानी से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, उदासीन होना। क्या होना, उदासीन, जिसके आगे पीछे कोई नहीं रहता ना, वो उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन, दो जड़े उदासीन, है ना। और उदासीन कैसे होंगे, जब अम्ल और सार मिलेंगे। कौन मिलेंगे, अम्ल और सार। अम्ल व सार की अभिक्रिया से लवण का, है ना, एक तो है एसिड, मतलब एक तरह से इसे याद कर लो, एक तो है प्लस और एक क्या है माइनस, इन दोनों के बीच में टक्कर होगी, टक्कर होते ही ये बन जाएगा जीरो। क्या बन जाएगा, जीरो, ना तो प्लस में और ना माइनस में। तो इस प्रकार से अम्ल सार को कैसे देखते हैं, अपन लिखते हैं 7 से इधर चलेंगे तो प्लस में सार जाएगा, सार ये प्रकृति बढ़ेगी, है ना, इधर जाने पे सार ये प्रकृति बढ़ेगी और 7 से कम आने पर किसकी बढ़ेगी, अम्ल की बढ़ेगी। तो इधर तो हो गया 0 और इधर क्या हो गया 14, तो इधर 0 वाला ले ले और इधर कौन सा ले ले 14 वाला, दोनों को लेंगे। प्रबली अम्ल है, प्रबली क्षार है, दोनों मिलेंगे तो इसका जो आएगा ना बीच वाला रेशो वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, मतलब बीच में आ गया ना, तो ये उदासीन हो गया। देखो इधर अम्ल प्रबल है, इधर क्षार प्रबल है, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 0 वाला। हरी बात समझे। अगर इधर प्रबल ले ले, इधर दुर्बल ले ले, दुर्बल का मतलब है 7 के आसपास वाला। कौन सा ले ले, 7 के आसपास वाला। तो देखो इधर तो इतनी दूर चला गया और इधर केवल इतनी सी दूर जा रहा है ना, तो इसको और इसको मिलाएंगे ना, तो इधर ज्यादा है ना, इधर देखो इतना भरा हुआ है, इधर ज्यादा है, इन दोनों को मिलाएंगे मतलब अभी भी अम्लीय प्रकृति रहेगी, है ना। तो अगर प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार लेंगे, है ना, तो अम्लीय प्रकृति रहेगी।
अगर प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल मतलब 7 से थोड़ा सा कम वाला अम्ल दुर्बल अम्ल हो गया ना, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार ले अपन है ना, तो प्रकृति क्या रहेगी, क्षारीय रहेगी, इस प्रकार है ना। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को देखेंगे अपन, इंपोर्टेंट अभिक्रिया ये। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण, लवण बोलते हैं जिसका पीएच लगभग 7 हो, है ना। वैसे ऊपर नीचे भी होगा क्योंकि अम्लीय होगी क्षारीय होगी, है ना। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण व जल बनेगा हमेशा। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो एक तो बनेगा लवण और बनेगा जल का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे ना तो एक तो हमेशा बनेगा लवण और एक बनेगा जल। देखते हैं समान सांद्रता पर, देखो सांद्रता की बात हो रही है, मतलब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, इस प्रकार की अभिक्रिया ना। तो समान सांद्रता पर प्रबल अम्ल, समान सांद्रता पर प्रबल तो अम्ल ले रहे हैं और प्रबली क्षार ले रहे हैं, है ना। सांद्रता समान है, जितनी मात्रा अम्ल वाले में किसकी है, विलेय की और विलायक है, उतनी ही मात्रा क्षार वाले में विलेय और विलायक की है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, तुम तो इसको छोड़ो, सांद्रता को ऐसे ध्यान रखो, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों में ताकत बराबर हो गई ना, प्रबल ये है ना, दोनों में ताकत बराबर है। तो अभिक्रिया करते हैं तो विलयन उदासीन प्रकृति का बनता है, मतलब पीएच 7 रहता है। कितना रहता है, 7। जैसे प्रबल अम्ल है HCl, कितना है HCl, लगभग 0 होता है इसका, है ना, पीएच मान, और इसका कितना होता है 14 होता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करेंगे तो एक तो बनेगा लवण, लवण क्या बनेगा NaCl, और एक बनेगा जल बनेगा ना। तो ये प्रबल है ना दोनों, तो इसलिए विलयन क्या रहेगा, उदासीन प्रकृति का, मतलब NaCl कैसा होता है, उदासीन विलयन होता है, मतलब इसका पीएच कितना होगा 7 होगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं उदाहरणों की, है ना, इसके बारे में और देख लो। यहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जबकि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। NaCl किसका सूत्र है, नमक का, जो उदासीन विलयन बना ना, और H2O क्या है, जल है। प्रबल अम्ल ले रहे हैं और दुर्बल क्षार ले रहे हैं, कैसे, जैसे ये हो गया 7, इधर तो ले लिए दुर्बल, मतलब लगभग यही का ले लिए, और इधर ले लिए प्रबल यहाँ तक का। तो देखो इधर तो इतनी ताकत है, इधर केवल इतनी ही ताकत है, दोनों को मिलाएंगे तो इस वाले को भी इधर आना पड़ेगा, है ना। तो प्रबल अम्ल समझना, ये जो गाढ़ से याद होगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे, है ना। तो प्रबल अम्ल है ना, तो फिर रिजल्ट भी अम्ल का ही आएगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला विलयन अम्लीय विलयन होगा, अर्थात इसका पीएच हमेशा 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तभी तो अम्लीय विलयन होगा। जैसे प्रबल अम्ल ले लिया अपन, कौन ले लिया, प्रबल अम्ल ले लिया HCl। प्रबल अम्ल कौन सा होता है समझना चाहो, जिसमें H+ की सांद्रता बहुत अधिक हो, बहुत सारी मात्रा में H+ हो, उसको तो बोलेंगे प्रबल अम्ल। जिसमें अम्ल तो है लेकिन H की मात्रा कम ही है, कितनी है, कम ही है, वो होगा दुर्बल अम्ल। हरी बात समझे। इसी प्रकार क्षार के लिए जिसमें OH- की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में है वो प्रबल क्षार है, और जिसमें OH की मात्रा कम मात्रा में है वो दुर्बल क्षार कहलाता है ना। जो पूर्ण रूप से टूटेगा वो भी प्रबल अम्ल है, जो आंशिक रूप से टूटेगा वो दुर्बल अम्ल है। जो पूर्ण रूप से टूटेगा प्रबल क्षार है, और जो आंशिक रूप से टूटेगा वो दुर्बल क्षार है। तो करते हैं अपन इसकी चर्चा। जैसे प्रबल अम्ल मतलब इसमें H+ आयन की सांद्रता बहुत अधिक है, और दुर्बल क्षार मतलब इसमें OH की मात्रा कम है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, है ना, दोनों की रिएक्शन देखो, प्रबल अम्ल है तो जो बनने वाला लवण है वो अम्लीय प्रकृति का होगा। हरी बात समझे। अब देखते हैं इधर देखो, फिर समझना, दुर्बल अम्ल मतलब ये 7 हो गया तो 7 के कुछ ही 5 में, जबकि प्रबल क्षार, क्षार से इधर दूर 14 तक, तो दुर्बल तो अम्ल है और प्रबल क्षार है, मतलब प्रकृति कैसी रहेगी, क्षारीय प्रकृति रहेगी। तो दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला विलयन क्षारीय विलयन होगा, अर्थात इसका पीएच 7 से अधिक होगा। समझ में आ रही होगी अभिक्रिया। जैसे दुर्बल अम्ल ले लिया एसिटिक अम्ल, मतलब ये पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा, या ऐसे याद कर लो इसमें H+ आयन की सांद्रता कम है, जबकि प्रबल क्षार पूर्ण रूप से टूटेगा ना, Na+OH- पूरा टूट रहा है, मतलब इसमें OH की मात्रा बहुत अधिक है। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, तो सॉल्यूशन भी क्षारीय प्रकृति का होगा।
इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसिटिक अम्ल। क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल। इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट। और ये क्या कहलाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे CH3 एसिटिक अम्ल और CH3COON एसिटिक सोडियम एसीटेट है। अब बात करते हैं, देखो दोनों प्रबल की कर लिए, आपस में एक दुर्बल एक प्रबल की कर लिए। अब चर्चा करते हैं, दोनों ही दुर्बल है, दोनों ही क्या है, दुर्बल है। अरे दो जने हैं, उनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो क्या वो लड़ेंगे, क्या नहीं लड़ेंगे, तो इनका आयनन नहीं होता है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, भाई इनमें बिल्कुल खड़े होने की हिम्मत नहीं है, तो कैसे लड़ेंगे ये, है ना, तो ये कभी भी आयनित नहीं होते। जबकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, पूरे टूटते हैं। सारी बात समझे। नेक्स्ट देखते हैं, इसी अभिक्रिया की चर्चा करते हैं। इसी में नेक्स्ट है तीव्र और मंद अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है, तीव्र मतलब जो तेजी से संपन्न होती है, मंद मतलब जो धीमी गति से संपन्न होती है। तीव्र मतलब तेजी से और मंद मतलब धीमी गति से। तो तीव्र अभिक्रिया, तीव्र मतलब तेजी से, मतलब कुछ ही सेकंड में संपन्न हो जाती है। मंद मतलब बहुत समय लगता है, जैसे मान लो 1 घंटा लग रहा है, इसमें 1 सेकंड लग रही है, इसमें 1 घंटा लग रहा है। 1 दिन भी तो लग सकता है, 1 सप्ताह भी तो लग सकता है, 1 वर्ष भी तो लग सकता है। हमारी बात समझे। जो तीव्र गति से संपन्न होती है, कम समय में संपन्न होती है, वो तीव्र, और अधिक समय में संपन्न होती है वो मंद अभिक्रिया कहलाती है। तो तीव्र अभिक्रिया की चर्चा करते हैं, कम समय में अर्थात कुछ ही सेकंड में संपन्न होती है ना, कम समय में अर्थात कुछ ही सेकंड में संपन्न होने वाली अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे ना, तो ये 10 की पावर -10 सेकंड में ही, न के बराबर समय में ही संपन्न हो जाती है, तुरंत ही हो जाती है, डालते डालते हो जाती है ना। जैसे HCl प्रबल अम्ल है, NaOH प्रबल क्षार है, तो ये लवण और ये बनेगा ना, तो इस अभिक्रिया को होने में 10 की पावर -10 सेकंड का ही समय लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मंद अभिक्रिया, इसकी विपरीत अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया जिसे संपन्न होने में घंटे भी लग जाए या उससे ज़्यादा सप्ताह लग जाए, महीने लग जाए, वर्ष लग जाए, अर्थात अधिक समय लगता है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। जिससे लोहे पे जंग लगना, क्या 1 दिन में लग जाता है, क्या नहीं, बहुत समय लगता है, धीरे 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 ना, टाइम लगता ही जा रहा है। आयरन ऑक्सीजन की उपस्थिति में वाटर से रिएक्शन करता है, आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन करता है, तो ये जंग बनाता है। क्या बनाता है, जंग। जंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2, है ना, कितने भी H2 हो सकते हैं। फिर और देखते हैं मंद अभिक्रिया का, दूध से ही वही बनना। देखो शाम को दूध में अपन छाछ डालते हैं ना, जिसको जावड़ा बोलते हैं, तो सुबह तक जाके क्या बनेगी, दही बनेगी। ऐसे थोड़ी हो रहा है कि तुरंत दूध में दही डाल, तो छाछ डालते ही दही बन गया। हाँ, दूध में अगर नींबू डालते हो तो तुरंत ही वो फट जाता है, तुरंत ही फटता है ना, तो वो इस दूध से दही बनने की तुलना में दूध का फटना क्या कहलाती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। मेथेनॉल, मेथेनॉल से अपन एथेनॉल बनाते हैं ना, दारू बनाते हैं, जिसको दारू बोलते हैं देसी भाषा में, है ना। मेथेनॉल से एथेनॉल जो किण्वन द्वारा होता है, खूब समय लगता है, ये भी कौन सी अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय। तो ये नया टॉपिक पढ़ेंगे ना अपन, तो पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा ना। तो लाइक, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्लासों को शेयर भी करो। जितना मोटिवेशन मेरे को दोगे ना, उतनी अच्छी अच्छी क्लासें आएगी, है ना। अपनी करंट की क्लासें रेगुलर चल रही है, साइंस की क्लासेज 1 दिन छोड़ के 1 दिन आ रही है भाई, है ना। और एक जीके की अच्छी क्लास आ रही है अपनी रेगुलर रूप से। जैसे कल वाली क्लास में क्या था आपने, कि जितने भी संस्थान है, जितने भी क्या है संस्थान, जितने भी संस्थान है ना, जैसे जितने भी संस्थान हो गए राजस्थान के, है ना, गीत के, संस्कृति के, कला के, उन सब का जयपुर वाली की एक ही क्लास में आ गए सारी, है ना। तो इस प्रकार से अच्छी अच्छी क्लासें आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, और लाइक करो वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।